सर सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम रमेश भंगी है। मैं भारत सरकार से ट्रांसलेटर के पद से रिटायर हुआ हूँ और उसके बाद अभी मैं कोर्ट में, दिल्ली कोर्ट्स में वकालत कर रहा हूँ। सर देखा जाए इस समय इस देश के अंदर जो है हाहाकार मचा हुआ है इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेके। इस विषय पे जो है तमाम राजनीतिक दल जो है रोडों पे उतरने को तैयार हैं और तमाम जो है संगठन जो है इस पे गहन चर्चा और मंथन भी कर रहे हैं। सीबीआई ने भी फटकार लगाई है तमाम पार्टियों को। क्या विचार हैं आपके इसको लेके? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है अभी पिछले दिनों तक, कुछ दिनों तक कहा जा रहा था, एसबीआई कह रहा था कि इसे तैयार करने में जून तक का वक्त लगेगा, लेकिन थैंक्स गोज टू सीजेआई कि उन्होंने ऐसा डोज दिया कि उन्होंने जल्दी ही, कल ही उन्होंने उस पर डाल दिया, वेबसाइट पे उन्होंने पेस्ट कर दिया मैटर। अभी इन्होंने 425 पेज की जो डेटा है वो 425 पेज का है और उसमें 10 लाख तक का भी रिकॉर्ड उसमें है अवेलेबल। जो आखिरी का पेज है, लास्ट का पेज, उसमें 10 लाख तक का रिकॉर्ड भी है। उसमें अभी जो है उसमें बताया गया कि कम से कम 3-3.5 हजार लोगों का डेटा रोक लिया गया है। समझ में नहीं आया कि वो डाटा क्यों रोका गया है। और इस डाटा को देखने से ऐसा पता लग रहा है कि जैसे आधार पूनावाला को ने भी 400-4.5 हजार या 450 या 500 करोड़ रुपया उसने भी दिया है। यानी कि वैक्सीन बनवाने के लिए, वैक्सीन के मामले में भी उससे 500 करोड़ रुपया चंदा लिया गया। वास्तव में ये चंदा नहीं है, ये तो मैं तो कहता हूँ ये हफ्ता वसूली है एक तरह से, कि आप मुझे पैसा दो और आप लाभ उठाओ। तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वास्तव में ये हफ्ता वसूली है। और ये देखिए, लोकतंत्र में तो ऐसी कल्पना किसी ने नहीं की थी कि भारत के लोकतंत्र को ये दिन देखना पड़ेगा। ये बहुत ही दुखद और भयानक, और क्या कहें, मतलब इतना नेगेटिव जितने वर्ड्स कहे जा सकते हैं वो सब इस मामले में कहे जाते हैं कि भारतीय लोकतंत्र की इतनी दुर्दशा और इतना नीचे गिरा दिया गया है स्तर को कि उसका कोई शब्द मिलने को तैयार नहीं है। मतलब लोकतंत्र ऐसे कर रहा है कि भाई आप हमें पैसे दिए जाओ और आप कुछ कितनी भी लुटाई किए जाओ, कुछ भी करें। अब ये जो उसने 500 करोड़ दिए हैं पूनावाला ने, कि भाई क्या उन्होंने पानी का इंजेक्शन लगवा के दिए? क्या कौन सा क्या क्या चीज दी है? तो जब इंजेक्शन जो कोरोना काल में जो हमें वैक्सीन की डोज दी गई है उस तक के लिए इन्होंने रिश्वत, ये खुली रिश्वत ही तो है ये भाई, ये रिश्वत नहीं तो क्या है ये? तो अगर इस तरह से भी रिश्वत ली गई है और बाकी से किन किन से ली गई है, ये तो बहुत बड़ा पेज है, बहुत ज्यादा मामला है। रमेश जी, खुलासा तो यहाँ तक हो रहा है लिस्ट के माध्यम से, अडानी अंबानी हो या इसके अलावा और अन्य बहुत सारी जो है कंपनियां हैं जिन्हों से जो है करोड़ों रुपए की घूस ली गई है, कहीं अब वो सामने आ रहा है निकल के। तो क्या लगता है कि ये एक तरीके से एक पूरा बहुत बड़ा स्कैम है? स्कैम के ये असल में दबी हुई नस को पकड़ने वाला मामला है। ये जो चाणक्य नीति है ना, चाणक्य नीति में है साम दाम दंड भेद। तो अब ये भेद जो लास्ट वाला चीज है ना, साम दाम दंड, ये सब चीज हो गया। अब ये भेद वाली तरीका अपना रहे कि लोगों को फंसाओ, पहले उन्हें शिकार बनाओ, उनसे गलत काम करवाओ, फिर उनसे ईडी लगवाओ। बिजनेस है ना, उसमें कुछ थोड़ा बहुत ऐसा तो चलता रहता, बहुत सारे कानून बने हुए हैं। तो लेकिन पहले उनको छूट दे दो गलत काम करने की और उसके बाद उनसे फिर उनके पास जो है तरह तरह की रेट डाल दो। फिर वो रेट डाल लेंगे तो फिर वो आज जाके एडजस्टमेंट करेंगे, फिर आपको वो पैसा देंगे, तो बस फिर वो बाद में चुप हो जाएंगे। अब जैसे कि एक बहुत प्रसिद्ध एक वो चला हुआ है आजकल कि सब जो सब कुछ धो देता है वो क्या चीज है। हाँ, तो ये चीज, हाँ, ये जो चला हुआ है, ये वीडियो भी वायरल हो रहा है, मोदी वॉशिंग पाउडर। जी जी, वॉशिंग पाउडर। तो इसमें डाल दो, सब धुल जाते हैं। नहीं, कितने करोड़ का कुछ भी कर लो आप, सब धुल जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि जो जिनके ऊपर ईडी लगी हुई थी, बाद में जैसे उन्होंने ज्वाइन किया वो एकदम पाक साफ हो गए और उसमें उनके खिलाफ कोई कार्रवाई बंद होगी, सब कुछ। तो इस तरह का जो है ये बहुत अच्छा हुआ। ये तो सारा धन्यवाद तो सीजीआई को जाएगा कि उन्होंने सही समय पे, हालांकि 1-2 दिन का ही मामला था, 1-2 दिन पहले ही ये सामने आ गया। अगर 2-3 दिन शायद और हो जाते तो कुछ मेरे ख्याल वो नहीं आ पाता। लेकिन भारतीय स्टेट बैंक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी नकार रहा था, लेकिन जो है उसके दबाव में आके उसको जो है सार्वजनिक करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं सरकार का दबाव है इस मामले में।
नहीं, सरकार का दबाव तो एसबीआई पे नहीं, सरकार का दबाव तो हर चीज पे है, हर संगठन पे है, हर व्यवस्था पे है, हर संस्था पे है। कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था भारत में देखो, जो लोकतंत्र है वो हमारा जो लोकतंत्र है उस चार जो चीजें है ना, जैसे चुनाव है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है संविधान की, और वो स्वतंत्र रूप है, स्वतंत्र है। न्यायिक प्रणाली स्वतंत्र है, एग्जीक्यूटिव स्वतंत्र है, ऐसे ही विधायिका भी स्वतंत्र है, एक दूसरे में वो अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन चारों मिलके वो लोकतंत्र की रचना करते हैं। लेकिन अब क्या है, वो चारों का अस्तित्व ही नहीं है, वो एक का ही अस्तित्व रह गया है। तो और ये ऐसा नहीं है कि हमारी कल्पना है, वो हम साक्षात देख रहे हैं। चुनाव आयोग पे वो उसको कर देंगे, पीएन सेशन एक नाम जो है वो अब कल्पना बन के रह गए। नहीं तो होना ये चाहिए कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनका एक अधिकार है और वो स्वतंत्र रूप से काम करती है। अब स्वतंत्र रूप से काम करने का उनके पास मौका ही नहीं है, क्योंकि सरकार खुद गठित कर रही है, सरकार अपने व्यक्ति को भेज रही है वहां पे काम करने के लिए, तो वो सरकार का नुमाइंदा है, तो वो स्वतंत्र कहाँ रह गया? जिस सरकार ने ही नियुक्त किया है, तो वो कहां से फिर वो रह गया भाई? वो तो सरकार की मानेगा। क्या लगता है आपको, मतलब इसके देश के अंदर जो है कुछ भी ट्रांसपेरेंसी में नहीं है? देखिए, ट्रांसपेरेंसी फिलहाल तो दिखाई पड़ने में नहीं आ रही है, क्योंकि हर कोई जो है सब जगह सरकार का दबाव है, हर जगह सरकार का एक वहां सरकार का नुमाइंदा बैठा हुआ है, हर जगह, हर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हुआ है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से स्वतंत्रता की अपेक्षा तो की जा सकती है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही है। इलाज क्या है? अभी 2024 का चुनाव सर पे है, तमाम जो है राजनीतिक पार्टियां ताल ठोक रही हैं, इंडिया गठबंधन भी बन गया और सब लोग जो है अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात कह रहे हैं इस देश के अंदर। क्या लगता है इस देश का क्या होगा? देखिए, देश का देखिए, जब तक व्यक्ति पार्टी या कोई भी जब तक अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठ के देश के बारे में नहीं सोचेगा, समाज की बात नहीं, यहाँ देश के बारे में सोचना है। फिलहाल हम कोई व्यक्ति खतरे में नहीं है, या कोई समाज खतरे में नहीं, कोई जाति खतरे में नहीं, कोई धर्म खतरे में नहीं, यहाँ तो पूरा का पूरा देश ही खतरे में आ गया है। इसलिए सबको व्यक्तिगत हितों को छोड़ के और देश हित के बारे में सोचना पड़ेगा। ये पुनः जो है एक नया स्वतंत्रता आंदोलन जो है वो इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है कि देश के बचाने के लिए हमें एक होके लड़ना पड़ेगा, व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ के। कौन सी होगी रमेश जी, किस लड़ाई की बात कर रहे हैं आप? देखिए, मैं लड़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं तो देश को बचाने की बात है। देश को बचाने की ये लड़ाई कि हमारा संविधान बचा रहे। संविधान देश में कानून का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ, और ये अपना संविधान का कानून चलता है। तो लेकिन फिलहाल संविधान से देश नहीं चल रहा है। इसी अनंत हेगड़े साहब कह रहे हैं कि 400 सीट अगर हम लेके आते हैं तो हम इस देश का संविधान बदल देंगे। देखिए, नहीं, बिल्कुल, चूंकि संविधान बदलने, देखिए विधायिका का तो काम है, विधायिका कानून बनाती है, तो वो बदल सकते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि पिछले चुनावों से लेके 2014 से लेके अभी तक चुनाव का जो प्रचार प्रसार है, उस जो कागज जो तैयार करते हैं, वो घोषणा पत्र जो है, उसमें व्यक्ति गायब है, नागरिक गायब है, लोग गायब हैं उससे, बस संख्या है, संख्या इतना आंकड़ा, तो व्यक्ति कहाँ जाएगा भाई? वी द पीपल ऑफ इंडिया कहाँ है? आखिर में चलते चलते इस देश और दुनिया के लोगों को, भारत के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति पा सके? देखिए, लोगों को वोट डालने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि हम वोट किसके लिए दें। लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट देनी चाहिए, तो वोट डालते समय सोचे कि क्या हमारे अपने वर्तमान स्थिति का ध्यान में रखें, उसके बाद वोट करें। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।